रही तुम लोग को मेरी? हम्म। चलो, वेरी गुड। अब तुम लोग एक काम करना, तुम लोग जरा कॉन्स्टिट्यूशन खोलना। आर्टिकल 1 तो हम लोगों ने देख लिया था। आर्टिकल 2 पे आते हैं। आर्टिकल 2 खोलना। तो कल मैंने जो तुम लोग को बताया था वो बेसिकली ये बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि एक काफी डिस्प्यूट था कि व्हाट शुड बी द नेम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिया होना चाहिए, भारत होना चाहिए। तो सिंधु से इंदु, इंदु से इंडिया बना, इंडीज बना, इंडीज से इंडिया बना है। उसके बाद मैंने तुम लोग को बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज। तो उसमें मैंने तुम लोग को बताया था कि बेसिकली फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट टॉक्स अबाउट द नेम एंड द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, टेरिटरी ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। और फिर हम लोगों ने जो 1 सब क्लॉज 3 देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, टेरिटरीज ऑफ यूटीज, एंड द थर्ड वन इज द एक्वायर्ड टेरिटरी। कंबाइंडली दे विल मेक दिस टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया था। इसको थोड़ा ध्यान से तुम लोग समझते जाना, क्योंकि अभी हम लोग ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो उसके कारण बहुत सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आती, तुम लोग के चेहरे नहीं दिखते कि तुम्हें समझ में आया है कि नहीं आया। कल मैंने तुम लोग को बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वायरिंग अ टेरिटरी, राइट? वी हैव डिस्कस्ड इट एंड आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द एक्वायर्ड टेरिटरी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सपोज the government of India has acquired it some territory, then what would be the future of that particular territory, right? So to understand the future of that particular territory, there is Article 2। कल मैंने तुम में से किसी ने सवाल पूछा था तो मैंने तुम लोगों को थोड़ा बहुत बताया भी था, उसको आज थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। Then let's come to Article 2। ये क्या कहता है? एडमिशन। So it is very much clear, you are going to admit a new territory which is acquired। अब एक्वायर्ड में आप युद्ध करके भी जीत सकते हैं, जो मैंने कल आपको बताया था, थ्रू वॉर। एंड द सेकंड वन इज एनी नेबरिंग कंट्री और एनी अदर कंट्री इज रेडी टू बी द पार्ट ऑफ योर टेरिटरी, सो इवन विदाउट वॉर। जैसे हम लोगों ने देखा ना कि इंडिपेंडेंट इंडिया में बहुत सारे पुर्तगालियों ने छोड़ा, गोवा हो गया आपका, उसके बाद आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं, सिक्किम का 1975 में सिक्किम को लिया गया। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हुए थे जहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंट वी बेसिकली एक्वायर्ड द टेरिटरीज। So the meaning of acquiring the territories, मतलब once you have acquired the territory, now what you will do, you will formally admit it। तो जब हम एडमिशन की बात करते हैं तो एडमिशन में एक चीज याद रखना, थ्रू अ लेजिस्लेशन अ पर्टिकुलर एक्वायर्ड टेरिटरी इज एसिमिलेटेड इन यूनियन ऑफ इंडिया। तो पहले आप क्या करोगे? एक लेजिस्लेशन बना करके उसको एसिमिलेट करोगे। सो इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ डिक्लेरेशन दैट नाउ दिस पर्टिकुलर टेरिटरी बिलोंग्स टू इंडिया। इसीलिए इसमें दो चीजें देखते हो, इसमें दो चीजें आए, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। पार्लियामेंट बाय लॉ, इसको जरा ध्यान से समझना। पार्लियामेंट बाय लॉ का मतलब ये हुआ कि वंस, देखो जब लड़ाई होती है ना तो गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम लड़ने जा रहे हैं, लड़े कि ना लड़े, राइट? बट after the war, if we have won a particular portion or a particular country, then for formal assimilation of that particular territory, the first precondition is parliament may by law admit. So it is very much clear that after acquiring the territory, the second step would be a law which would be enacted by the parliament for the formal admission of that acquired territory। तो आप लॉ बना करके उसको एडमिट करोगे। अब आगे इसको देखो, पार्लियामेंट में बाय लॉ, और यहाँ पे लॉ का मतलब क्लियर समझ लेना, इट आई एम टॉकिंग अबाउट लॉ मीन्स हियर a proper legislation passed by parliament। parliament may by law admit करेगी, मतलब now you are part of union of India into the union or establishes new states on such terms and conditions as it thinks fit। और उसके बाद जब आप उसको एक्वायर कर लोगे तो जो मैंने आपको कल चीजें बताई थी कि either you can establish a new state, और दूसरा आप क्या कर सकते हो कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसी की टेरिटरी में उसको मर्ज कर सकते हो। जब कल मैंने आपको बताया था
between East Bengal and West Bengal, if some suppose in the future it happens, then there is no need of creation of a new state, because East Bengal can be very well merged with वेस्ट बंगाल, क्योंकि उनका कल्चर सेम है, उनका लैंग्वेज सेम है, और कल्चर और लैंग्वेज की सिमिलरिटी की बात हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इफ यू गो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द method of reorganization of states, then remember in the case of reorganization of state, one of the most important part was language. इसीलिए अभी आप देखो कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाएगी तो तमिलनाडु में तमिल बोली जाएगी, केरला में मलयालम बोली जाएगी तो कहीं पे कोई और लैंग्वेज बोली जाएगी। तो बेसिकली जो हमने स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया है वो हमने लैंग्वेज की बेसिस पे किया है। तो ये याद रखना कि आप जब किसी नई टेरिटरी को एक्वायर करोगे तो उसका फॉर्मल एसिमुलेशन थ्रू अ लेजिस्लेशन करोगे एंड देन दैट पर्टिकुलर टेरिटरी कैन बी मर्ज्ड विद एनी एग्जिस्टिंग टेरिटरी और अ न्यू स्टेट कैन आल्सो बी एस्टैब्लिश्ड। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। तो ये क्या देती है, ये बताती है कि ऑन दिस पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे मान लो कोई टेरिटरी ये बोल देती है कि वी आर रेडी टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया, कोई कंट्री ये बोलती है या वी आर रेडी टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया बट देयर वुड बी सच एंड सच काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। ये बेसिकली फेडरल मॉडल की जैसे बात होती है ना कि सम स्टेट्स केम टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग दैट वी आर गोइंग टू सरेंडर आवर sovereignty in the favor of the federal government, but only up to this extent or only on the basis of these grounds। कि जैसे आप फॉरेन अफेयर्स देखोगे, आप इकोनॉमी देखोगे, आप जो है डिफेंस देखोगे, लेकिन बाकी चीजें हमारे पास रहेंगी। तुम लोगों ने एक आई होप कि तुम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी होगी, द नेम ऑफ द थ्योरी इज कॉन्ट्रैक्टेरियन थ्योरी ऑफ हॉब्स। शायद तुम लोगों ने पढ़ा होगा। कॉन्ट्रैक्टेरियन थ्योरी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टेरियन थ्योरी होता है जैसे आज जो हम लोग स्टेट के फॉर्म को देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं था कि जब से धरती बनी तब से स्टेट्स का फॉर्म यही था। इट इज कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग एंड मेनी टाइम्स इवन टिल नाउ मेनी स्टेट्स आर स्टिल क्रिएटिंग। कभी रेफरेंडम होता है, अभी जैसे आप लोग देखो आयरलैंड कहता है कि हम नहीं रहना चाहते हैं। अभी हम लोगों ने स्वीडन में देखा एक पोर्शन, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वहां पे बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था कि हम स्वीडन के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो कई जगहों पे रेफरेंडम का कॉन्सेप्ट है। रेफरेंडम का मतलब द पीपुल आर नॉट रेडी टू लिव विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। जैसे कल मैंने तुम लोग को जब बताया था कि आप किसी देश को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो जब आप पॉलिटिकल साइंस में यू आर ट्राइंग टू डिफाइन द मीनिंग ऑफ द स्टेट, देन देयर आर सर्टेन preconditions which are very much important for the declaration of the state. The first thing उसमें ये होती है कि there should be a specified territory, and the second thing ये होती है that the people are staying together, और अगर टुगेदर तो चलो लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनमें एक चीज कॉमन होती है जो मैंने तुम लोग को बताया कि इफ सम एक्सटर्नल पार्टी इज गोइंग टू इंटरफियर इन देयर टेरिटरी देन कलेक्टिवली दे आर गोइंग टू अपोज दैट। यानी अपनी टेरिटरी में हम किसी को नहीं आने देंगे, इस बात पे दे ऑल आर यूनाइटेड, एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल स्टेट कि हम अपनी टेरिटरी में किसी को घुसने नहीं देंगे। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक चीज तुम लोग याद रखो, पास्ट में जाओ, और लॉ में एक चीज आप हमेशा याद रखना, योर इमेजिनेशन शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग। और इमेजिनेशन में पास्ट में जाने का भी और फ्यूचर में जाने का भी। जैसे अगर आप लोग जब ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हो तो मैंने उस दिन आपको थोड़ा बहुत बताया था, और मैंने आपसे पूछा था कि हिस्टोरिकल स्कूल यहाँ पे, सोशियोलॉजिकल स्कूल वहां पे, और ऑस्टिन का जो पॉजिटिविज्म है वो यहाँ किसी तीसरी कंट्री में क्यों आया। तो वहां पे जब आप ऑस्टिन को पढ़ते हो, जैसे मैं उस दिन आपसे डिस्कस कर रही थी, या सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी ऑफ रॉस्को पाउंड पढ़ते हो, तो व्हाई दे हैव गिवन दोस थ्योरीज, why they, what was the basis of making those declarations or giving those doctrines, उसका बेसिक रीजन ये था कि those particular theories have been evolved on the basis of social political and economic structure of that particular country। तो अगर आप आज यहाँ बैठ करके ऑस्टिन के समय को यूके को प्रिज्यूम नहीं कर सकते हो, इमेजिन नहीं कर सकते, then you will never be able to understand that why Austin has given such kind of theory। if you cannot imagine the situation whatever was prevailing in Germany you can or America, you cannot understand what was the reason of the development of historical school or सोशियोलॉजिकल स्कूल। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये करना पड़ता है कि आप इमेजिन करो, और इमेजिन करने के बाद
आप उस चीजों को बेटर तरीके से समझो। तो इमेजिनेशन की यहाँ पे मैंने बात क्यों करी, मैंने इमेजिनेशन की बात ये इसलिए करी कि सपोज व्हेन द ह्यूमन बीइंग केम इनटू द एग्जिस्टेंस ऑन दिस अर्थ, मैंने तुम लोग subsequently evolution हुआ, evolution के बाद when the human being came into the existence, there was first important challenge before them was the challenge of survival. सर्वाइवल का इशू था। सिविलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ी, लाइफ जैसे जैसे स्टेबल होती गई, वैसे वैसे डिमांड और चीजों की बढ़ने लगी, और जब आपके इंटरेस्ट में कंफ्लिक्ट होता है, देन बेसिकली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द पीपल स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर। इसीलिए कल मैंने तुमको बोला था कि भारत को, जो मैंने कल तुमको भारत का नाम बताया था कि भारत के नाम का अर्थ क्या होता है, कि जो ज्ञान में रत है, और ज्ञान का मतलब होता है यू आर सीकिंग द ट्रुथ, सीकिंग ट्रुथ। ज्ञान का मतलब ये नहीं था कि आप सत्य की जो खोज करते हो उसको ज्ञान कहते हैं। और इसीलिए जब हिंदी की वोकैबुलरी आप देखते हो तो हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका मैंने तुमको बताया कि कोई कॉरेस्पॉन्डिंग अंग्रेजी वर्ड नहीं है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे चूंकि खाने की, पीने की, मौसम, एवरीथिंग वाज सो मच फेवरेबल, तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल ग्रोथ बहुत हुई। बट देयर वर मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, स्टिल दे आर, वेयर द क्लाइमेट वाज नॉट वेरी मच कंड्यूसिव फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। एक्सट्रीम वेदर होता है, कहीं पानी होता है तो कहीं पानी नहीं होता, कहीं अनाज नहीं है तो कहीं तेल है। भगवान ने इसी हिसाब से धरती को बनाया है। बट वी आर अ वेरी ब्लेस्ड लैंड बिकॉज we are not dependent, we need not to be dependent for anything on any other country। अगर हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा ना होती तो हम शायद दुनिया के सबसे सुखी देश होते। हमारे अंदर वो पोटेंशियल था, नेचर ने हमें इतना सब कुछ दिया हुआ था। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टियन थ्योरी क्यों आई कि व्हेन द कन्फ्लिक्ट स्टार्टेड हैपनिंग, then a time and then it was realized that there should be somebody जो क्या करे, who would be in the position to resolve the issues between the parties। तो यहां से धीरे धीरे आपके स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्ट्रैक्टेरियन थ्योरी आपकी आती है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टेरियन थ्योरी? द मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्टेरियन थ्योरी इज द पीपुल आर सरेंडरिंग देयर पावर टू रिएक्ट, तो नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको, रिवेंज। रिवेंज जिसको आप बोलते हो, दे आर गोइंग टू सरेंडर देयर पावर ऑफ रिवेंज before the state on this pretext that the state will protect their life as well as their property। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेट और लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट किस बात का है कि यू विल प्रोटेक्ट आवर डिग्निटी, यू विल प्रोटेक्ट आवर लाइफ, यू विल प्रोटेक्ट आवर प्रॉपर्टी, एंड इन एक्सचेंज ऑफ दैट वी प्रॉमिस कि हम अपने हाथ में कानून नहीं लेंगे। इसीलिए आप देखो कि यहाँ पे क्या होता है कि इन ऑल द क्रिमिनल केसेस one party is state because this is the responsibility of the state to protect our life and our property। यहाँ से कॉन्ट्रैक्टरियन थ्योरी आई, एंड सब्सिक्वेंटली there was a constant, constantly the purpose of welfare state was evolved। कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कैसे हुआ? पहले सिर्फ सड़कें थी, अब आपके हाईवेज आ गए, अब आपके वाटरवेज आ गए, आपके जो है मेट्रो आ गई, हवाई जहाज आ गए। तो व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग? because continuously the concept, the role of the welfare state is expanding। That's why when you compare the role of the British India with the independent India, British India was basically a police state। तो पुलिस स्टेट का मतलब क्या था कि हमें पुलिस को यूज करके बस लोगों को विद्रोह नहीं करने देना, अपने ऊपर चढ़ने नहीं देना है। और वेलफेयर स्टेट जब हम क्या, इसीलिए जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ते हो या आगे पढ़ोगे तो आप देखोगे कि द नाउ द डेलीगेशन ऑफ पावर, so many bodies have been created and they are basically enjoying different kind of state functions। So why so much of power is vested in them? Because now the concept of the welfare state is expanding। तो जो गवर्नमेंट है वो सारी चीजें खुद नहीं कर सकती, तो उसने क्या कर दिया, द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड डेलीगेटिंग इट्स पावर। इसको कभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट सेमेस्टर में जब तुम लोग का स्टेट का आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे। बट व्हाई, व्हाट बेसिकली आई एम ट्राइंग टू टेल यू, I am trying to tell you the meaning of the contractarian theory is we have entered into an agreement जो कहीं written नहीं है पर ये implied है with the state कि आप हमारी इन इन चीजों की रक्षा करोगे, and in exchange of that we promise कि हम कोई revenge नहीं लेंगे। यानी अगर आपको कोई मारेगा तो आप पुलिस में जाते हो, ना कि आप उसको पलट के मारते हो। सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे एक चीज आप याद रखना, जो स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंग्स फिट टर्म यूज किया गया है। The basic purpose of this thing is the state can admit
the particular acquired territory on certain terms and conditions. But remember here again, the power of the state is not unlimited. तो एक चीज आप याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें वो हैं जो लिखी हुई हैं, पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लिखी नहीं है पर हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है ना, सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंग्स फिट, तो ऐसा लगता है कि स्टेट हैज अनलिमिटेड पावर। नो, state does not have unlimited power, and if the state is going to admit any acquired territory on such terms and conditions which is in the violation of the basic principle of the constitution, then in that circumstances that can be challenged, and the supreme court can also declare it अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो सच टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब आप ये याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, जहां पे कोई लॉ नहीं है वहां पे भी लिमिटेशंस होती है। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था या चीजें रिटर्न नहीं थी, तो ऐसा नहीं था कि आपके पास कुछ भी करने का राइट था। कल मैंने आप लोग को बताया था कि हाउ इन चाणक्य's अर्थशास्त्र ही इज डिफाइनिंग प्रिवेसी, and he is saying that if somebody is going to violate the privacy, then in that circumstances this much punishment would be imposed against him। तो इसका मतलब क्या है, कोई आईपीसी कोडिफाइड नहीं थी, लेकिन कंडक्ट कोडिफाइड थे कि दिस यू शुड डू एंड दिस यू शुड नॉट डू। तो एक जो आप कंपेयर करते हो ना इंडियन लॉ और रोमन लॉ में, द बेसिक डिफरेंस वाज इंडियन लॉ वाज सोशलाइज्ड अमंग द पीपल, बट द रोमन लॉ वाज कोडिफाइड। इसको याद रखना। सोशलाइज करने का मतलब क्या होता है? सोशलाइज करने का मतलब होता है, जैसे मैं तुम लोग को उस दिन भी बता रही थी कि देयर आर जो अपनी इंडियन वोकैबुलरी, इंडियन मतलब हिंदी की जो वोकैबुलरी है, जो संस्कृत की वोकैबुलरी है, दैट इज द रिचेस्ट वोकैबुलरी। अरबों की संख्या में यहाँ पे शब्द हैं। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आती है? यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि मैंने तुम लोग को बताया कि धर्म का कॉरेस्पॉन्डिंग इंग्लिश वर्ड नहीं है, because dharma means duty. So what happened in India? In India the moral education was very important. मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा है। फिर तुम लोग को एक चीज बताते हैं कि मेगास्थनीज इंडिका में लिखता है कि मैं भारत आया तो मैं देख करके सरप्राइज था, बिकॉज ही वॉज रोमिंग इंडिया फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर। उसने देखा एक जगह पे दो लोगों के बीच में बहस हो रही है, तो उसने पूछा कि ये दो लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं। तो उसको कोई बता रहा है कि इन दोनों में लड़ाई किस बात पे हो रही है। इशू क्या है? ए ने, हम अपने शब्दों में बता रहे हैं, ए ने बी को अपना खेत बेचा। बी जब खेत को जोतने लगा तो खेत में से उसे सोने की अशर्फियों से भरा एक घड़ा मिला। बी उसको लेकर के ए के पास जाता है और ये कहता है कि तुमने मुझे खेत बेचा था लेकिन अशर्फियों से भरा घड़ा नहीं बेचा था, तो ये तुम्हारा है। ए बी से कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता था इसमें अशर्फियां हैं कि नहीं, तुमने इसमें हल चलाया, तुमने इसमें खुदाई करी, ये तुम्हें मिली इसलिए ये तुम्हारा है। अब आप ये देखो, यू सी द हाइट ऑफ मोरालिटी, जिसको कि हम धर्मा कहते हैं। आज की तारीख में वी कैन नेवर इमेजिन इट कि ऐसा भी हो सकता है, बट मेगास्थनीज इज राइटिंग दिस, and that's why in my previous lectures I told you that even Macaulay is saying that the spirituality of the spiritual elevation of the people of this country is very high, that we can never make them our slaves unless and until we are going to change their education system, क्योंकि उसका education system आपके दिमाग पे असर करता है। तो यहाँ पे important चीज क्या है? यहाँ पे important चीज आप हमेशा याद रखना, if something is not written then too many things are existing, and the most important thing among all is the natural law theory। इसीलिए तुम मेरी बात जो मैं तुम लोग को बार बार बोल रही हूँ कि constitution is the suprema lex, but there are certain grounds and parameters to interpret the constitution, and the basic criteria of the interpretation of the constitution is natural law। और नेचुरल लॉ को मैंने तुम्हें तुम लोगों को उस दिन थोड़ा काफी बताया था। अगर हम लोग फेस टू फेस होते तो मैं तुम्हें कुछ एक्सपेरिमेंट भी करके बताती कि तुम खुद कैसे फील कर सकते हो कि नेचुरल लॉ कैसे फील होता है, बट इस वर्चुअल क्लास में इट इज नॉट पॉसिबल। एनीवेज, तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब क्या है? सच टर्म्स एंड कंडीशन, इट डजंट मीन अनलिमिटेड पावर। It doesn't mean that the state can admit any state on any terms and conditions. There are also certain restrictions, and that those restrictions are implied, and those restrictions are basically the basic, philosophy of the constitution that should not be in the violation of the basic philosophy of the constitution. If that is in the violation, then in that circumstances it can very well challenge before the कोर्ट। तो ये हो गया आपका कि जो आपने एक्वायर्ड टेरिटरी करी, उस एक्वायर्ड टेरिटरी को आपने क्या किया? एडमिट किया, और एडमिट करके या तो एक नए स्टेट को एस्टेब्लिश किया, नए यूटी को एस्टेब्लिश किया, या अदरवाइज यू विल डू व्हाट यू विल डू, यू विल कम टू आर्टिकल 3 वेयर यू आर गोइंग टू मर्ज दैट पर्टिकुलर एक्वायर्ड टेरिटरी विद द एग्जिस्टिंग स्टेट। तो आर्टिकल 3 जो होता है आपका,
थर्ड आर्टिकल इज वेरी, आर्टिकल 3 मतलब जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And why it is very much important? Because this is the first article which is going to prove that Indian constitution is not a pure federal constitution. कैसे प्रूव कर रहा है इसको आप देखना जरा, आर्टिकल 3 पे आ पाओ. अच्छा, आर्टिकल 3 क्यों रखा गया था यहाँ पे, इसको भी आप देखना. एक तो मैंने आपको बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल हैज बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. देन आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, द बिल विल बी सेंट टू प्रेसिडेंट फॉर हिज सिग्नेचर. वो साइन करेंगे, साइन करने के बाद वो गैजेट में ऑफिशियली नोटिफाई होगा. एंड वंस इट इज नोटिफाइड इट मींस नाउ इट केम इनटू द एग्जिस्टेंस. सिर्फ सिग्नेचर उसको अप्लाइड नहीं बनाती है. To initiate the application of any legislation, the most important thing is its notification. उसको notify होना चाहिए. तो उसको जब तक आप notify नहीं करोगे तब तक वो जो है existence में नहीं आता. तो procedure क्या हुआ? President is going to put its signature at the end when the bill has been passed by both the houses of parliament. But here, in the case of creation of any new state, remember, पहले without prior sanction of the president, such bill cannot be kept before the house. तो प्रोविजो इसका क्या कहता है? प्रोविजो ये कहता है, no bill that for the purpose that no bill for the purpose shall be introduced in either house of parliament except on the recommendation of the president. तो पहले क्या करेगा? प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन आप लोगे और उसके बाद ही आप बिल को रखोगे. यहाँ पे उल्टा है मेरे कहने का मतलब ये, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इसके प्रोविजो पे ध्यान देना है. यहाँ पे प्रोविजो कह रहा है कि पहले प्रेसिडेंट की से कंसेंट लोगे, उसके रिकमेंडेशन पे बिल भेजो, बिल रखोगे. अदरवाइज क्या होता है? बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है. एंड अनलेस वेयर द प्रपोजल कंटेंट इन द बिल अफेक्ट्स द एरिया बाउंड्री और नेम ऑफ द एनी स्टेट, the bill has been referred by the president to the legislature of the state for expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference or within such further period as the president may allow and the period so specified or allowed has expired. अब लॉ को पढ़ते समय शब्दों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है. और इसमें देखिए क्या कह रहे हैं ये, provided that no bill for the purpose shall be introduced in either house of parliament except on the recommendation of the president and unless where the proposal contained in the bill, किस चीज से बिल में क्या लिखा हुआ है, affects the area boundary or name of any state. ठीक है, नेम को अफेक्ट कर रहा है, बाउंड्री को अफेक्ट कर रहा है या एरिया को अफेक्ट कर रहा है. The bill has been referred by the president to the legislature of the state. पहले क्या किया जाएगा? The bill would be referred by the president to the state legislature. किस लिए किया जाएगा? State legislature for expressing its views. यहाँ expressing its views is very much important. तो एक चीज आप याद रखना, expressing its views means I am just taking your opinion. But if I am going to take your opinion, it is not necessary that I am bound to accept your opinion. If I want, I can reject it also. So यहाँ पे क्या है? The term expression of view is very much important. Expression of view means maybe the state is agree, maybe the state is not agree. आप लोगों ने देखा बहुत सारे states अभी हाल फिलहाल में create हुए हैं. जैसे मैंने आपको तेलंगाना का एग्जाम्पल बताया, अभी यूटी जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए हुई, वहां पे आपने देखा. उसके पहले आपने देखा था आपका झारखंड बना था, छत्तीसगढ़ बना था और उत्तरांचल बना था. तो यहाँ पे जैसे आप उत्तरांचल के केस में देखोगे, द पीपल वर डिमांडिंग फॉर द क्रिएशन ऑफ उत्तरांचल, बट देन गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी. In the case of Andhra Pradesh, Telangana people want separate state, but Andhra Pradesh is not interested. तो जो रेजोल्यूशन ऑब्वियसली स्टेट लेजिस्लेचर से पास होगा वो, क्योंकि सरकार वहां पे पावर में है और सरकार नहीं चाहती है कि अलग स्टेट बने. क्यों नहीं चाहती थी? क्योंकि उत्तरांचल जाने से यूपी का टूरिज्म जा रहा था, झारखंड जाने से बिहार का खनिज जा रहा था. सेम प्रॉब्लम वाज विद तेलंगाना एंड छत्तीसगढ़ ऑल्सो. दैट्स व्हाई द स्टेट वर ऑन द डिनायल मोड. बट देन टू, so obviously in such type of cases, if the bill is going to be kept before the house or the bill is going to be referred to the state legislature, the state legislature will express its view. Many times they support it, and suppose even if they are not ready to accept the proposal of changing the name or boundary of the state, then in circumstances also this says the union government or the parliament is not bound by their expression. तो अगर जो स्टेट सेंट्रल ने प्रपोजल भेजा है, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो,
बहुत अच्छी बात है, आप अपना डिसेंट उसमें दे सकते हो। डिसेंट को एक्सेप्ट करना या ना करना, दैट इज द प्योर डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्लियामेंट, वेदर दे आर रेडी टू एक्सेप्ट इट और दे आर रेडी टू रिजेक्ट इट। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेन द प्रेसिडेंट इज गोइंग टू रेफर such kind of bills to the state legislature, they will also provide a particular time period कि within the stipulated time period you will have to revert back. अब सपोज करो स्टेट कहता है we need some more time can also be granted, but suppose करिए within the prescribed time period state is not reverting back, then in that circumstances the union or the parliament is not bound to wait for their reply. आपने स्टिपुलेटेड टाइम पे नहीं भेजा तो हम क्या कर सकते हैं, हम बिना इसके भी आगे बढ़ सकते हैं। और बिना इसके आगे बढ़ने का मतलब क्या है कि इवन इफ यू आर एग्री, यू आर नॉट एग्री, यू आर रिवर्टिंग बैक, यू आर नॉट रिवर्टिंग बैक, बिकॉज वी वांट टू क्रिएट अ न्यू स्टेट, वी वांट टू चेंज द boundary, we want to change the name, then in that circumstances the parliament can pass the bill even without consent of the affected state or even without obtaining their reaction और देयर रिप्लाई ओवर द प्रपोज्ड बिल, वो कर सकती है। और अगर स्टेट ये कहता है कि हमें और टाइम चाहिए तो उस कंडीशन में और टाइम भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि एक कंसोल करने के लिए स्टेट को है कि यस, बिकॉज वी आर गोइंग टू चेंज योर टेरिटरी, वी आर गोइंग टू चेंज योर नेम, सो योर ओपिनियन वी विल कंसिडर, but we will accept your opinion or we will not accept, that is our pure discretion। तो यार ये जो आर्टिकल 3 होता है इसकी खास बात ये है कि ये क्लियरली प्रूव करता है दैट पार्लियामेंट हैज कंप्लीट अथॉरिटी, यूनियन हैज कंप्लीट अथॉरिटी ओवर द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। स्टेट्स कैन नेवर क्लेम एनी काइंड ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। यूएस में यही चीज अगर होती है, अगर स्टेट की टेरिटरी को चेंज करना है विदाउट obtaining the consent of the state, it is not possible because US is a pure federal country, but remember in the case of Indian constitution, India is not a pure federal country। अभी क्या स्ट्रक्चर है उस पर हम बाद में आएंगे। इंडिया इज नॉट अ प्योर फेडरल कंट्री और ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि स्टेट डू नॉट हैव टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अगर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती तो हम कह सकते थे कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, राइट। अब इसके आप आ जाओ एक्सप्लेनेशन 1 पे। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है, इन दिस आर्टिकल इन क्लॉज 8 कि स्टेट में यूनियन टेरिटरी टर्म इम्प्लाइड है, यानी स्टेट्स के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज को पढ़ा जाएगा। लेकिन दूसरी चीज इन्होंने क्या कर दिया कि इन द केस स्टेट का प्रोविजो अप्लाई नहीं होगा। क्यों अप्लाई नहीं होगा? स्टेट का प्रोविजो इसलिए नहीं अप्लाई होगा क्योंकि यूटीज के पास जो है अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती है। अभी कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे दिल्ली है जहाँ पे, या पौंडीचेरी है जहाँ पे यूटीज की अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, बट नॉर्मली द बेसिक इन मोस्ट ऑफ द केसेस यूटीज डू नॉट हैव देयर ओन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसीलिए प्रोविजो जो है यूटीज के केस में अप्लाई नहीं होगा इन ऑल दोस केसेस वेयर दे डू नॉट हैव एनी लेजिस्लेटिव असेंबली। जहां पे है वहां पे तो आप भेजोगे, पर जहां पे नहीं है वहां पे आप भेज ही नहीं सकते, कि एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। इसीलिए प्रोविजो को ये कह रहे हैं कि यूटीज पे अप्लाई नहीं होगा। नाउ द एक्सप्लेनेशन 2 सेज द पावर कन्फर्ड ऑन पार्लियामेंट बाय क्लॉज ए इंक्लूड्स द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट और यूनियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू पहले वो और ऊपर से स्टेट टर्म यूज है, तो इन्होंने बोला है कि सिर्फ 2 स्टेट को जोड़ करके नया स्टेट नहीं बन सकता, स्टेट और यूटी को भी मर्ज किया जा सकता है। समझ में आया ना? या स्टेट को काट के एक अलग यूटी भी बनाई जा सकती है। तो इस तरीके की चीजें जो है एक्सप्लेनेशन 2 में की गई हैं। तो एक्सप्लेनेशन 1 और 2 का बेसिक पर्पज ये है कि स्टेट टर्म में यूटी टर्म इम्प्लाइड है। दिस इज आर्टिकल 3। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। अगर इस पर तुम लोग का यहाँ तक कोई सवाल है तो बोलो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया 1 2 3? तो आइडियली क्या होगा ना, 1 2 3 साथ में ही चलते हैं। 1 में जिस टेरिटरी को एक्वायर करोगे, 2 में उसको एसिमिलेट करोगे प्रॉपर थ्रू अ लेजिस्लेशन, और अगर उसको या तो एक अलग स्टेट में स्टैब्लिश करोगे या फिर किसी एग्जिस्टिंग में मर्ज करोगे। तो अलग स्टैब्लिश करते हो तो 2 में जाओगे, लेकिन एग्जिस्टिंग में मर्ज करोगे तो आप 3 में जाओगे। तो इसको एक चीज याद रखना कि 3 इज बेसिकली फॉर द इंटरनल एडजस्टमेंट। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको हम लोग देखेंगे इन द केस ऑफ इनरी बेरूबारी यूनियन, क्योंकि कहीं वहां पे एक इश्यू ये आया था
कि आर्टिकल 3 also includes a cession of territory, which was ultimately interpreted by the Supreme Court कि no, Article 3 says that area of the state can be diminished, but it doesn't mean that the area can be ceded by the state. ये जो है 3 में, इसको हम लोग आगे पढ़ाएंगे, पर ये बताओ यहाँ तक तुम लोग को समझ में आ गया? अगर आ गया हो तो मैं फिर आगे बढ़ूं, 4 पे आऊं, Yes, आर्टिकल ma'am. 4 पे। Understood, ma'am. Understood, ma'am. क्लियर? आगे चले फिर? Yes, ma'am. चलो अब आर्टिकल 4 पे। 4 को थोड़ा ध्यान से समझना, ये चीजें समझते जाओगे तो तुमको आगे दिक्कत नहीं होगी। एक चीज इसमें देखना, क्या होता है ना कि मैंने तुम लोग को बताया था, कल मैंने नेहरू जी को कोट किया था और उन्होंने बोला था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है कि दे आर सेम लैंग्वेज में तुम लोग को बता रहे हैं। स्पेशल मतलब होता है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। Not be applied unless and until at least half of the state legislative assembly are going to give their consent over it. तो ये दो तरीके से तुमने कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट देखा, लेकिन एक जो थर्ड तरीके का अमेंडमेंट होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रू सिंपल मेजोरिटी। थ्रू सिंपल मेजोरिटी, इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये समझने में दिक्कत होती है। अब सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी का मतलब हुआ ऑब्वियसली 50% प्लस 1, राइट? अब सिंपल मेजोरिटी में खास बात क्या होती है, जैसे मान लो कि देयर इज अ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज इन द पावर। तो गवर्नमेंट इज इन द पावर, इट मीन्स इट इज वेरी मच क्लियर दैट द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज 50% प्लस 1। इसीलिए जब आप, जैसे अभी आप लोगों ने देखा राजस्थान में जब इशू चला था या इसके पहले कर्नाटका में चला, तो क्या कहा गया? द गवर्नमेंट हैज लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी। परसेंट प्लस 1 है, इसलिए वो सत्ता में है। तो एक चीज इसमें समझ लेना कि जिन बिल्स को पास करने में सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, वहां जैसे बिल पास होगा, ये मान लिया जाता है कि ऑटोमेटिकली 368 को यूज करके आपने कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन को अमेंड कर दिया। देयर इज नो नीड टू इंट्रोड्यूस अ फ्रेश बिल टू फॉलो द प्रोसीजर ऑफ आर्टिकल 368। आई होप आई एम एबल टू टेल यू। इसको जरा, ये मैं तुमको क्यों बता रही हूँ, ये आर्टिकल 4 से समझना। आर्टिकल 4 क्या कहता है? लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। अब इसमें लॉज मेड अंडर 2 and 3, 2 and 3 में आपने देखा कौन से लॉ बने? लॉ बना आपका कि आपने किसी नए स्टेट को, नए टेरिटरी को एडमिट करके एक नया स्टेट एस्टेब्लिश किया, या एग्जिस्टिंग स्टेट के सेटअप में चेंज किया है, या उसका नाम चेंज किया है, कोई नया स्टेट क्रिएट किया है, या किसी एग्जिस्टिंग स्टेट को आपने खत्म कर दिया, एनी काइंड ऑफ चेंज। अब इसमें एक चीज देखना, मैंने तुम लोग को बताया था कि there are basically two schedules which are very much important for this purpose. The first one is schedule 1 and the second one is schedule 4. तो schedule 1 क्या करता है? In schedule 1 you will get the name and description of UTs and states. और शेड्यूल 4 क्या करता है? शेड्यूल 4 ये बताता है कि इस पर्टिकुलर स्टेट से राज्यसभा में कितने मेंबर चुन करके जाएंगे। यू नो द टोटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट इन राज्यसभा, दैट इज शेड्यूल। एक चीज मान लो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो हमने एक नया स्टेट क्रिएट किया, जैसे नया स्टेट में तेलंगाना का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो तेलंगाना क्रिएट हुआ। अब जब तेलंगाना क्रिएट हुआ, पहले क्या था? तेलंगाना जो है और सीमांध्रा, जिसको कि आंध्र प्रदेश कहते थे, इसको मिलाकर के हम आंध्र प्रदेश कहते थे। आगे मैं बताऊंगी कि तेलंगाना का इशू क्या था, बट सीमांध्रा और तेलंगाना को मिलाकर के हम आंध्र प्रदेश कहते थे। आपने क्या किया? आपने तेलंगाना को अलग कर दिया। तो तेलंगाना को आपने अलग किया, देन द फर्स्ट थिंग विच इज गोइंग टू हैपन, नाउ द टेरिटरी ऑफ आंध्र प्रदेश हैज बीन चेंज्ड। तो टेरिटरी चेंज हो गई, तो पहले आप शेड्यूल चेंज हो गए। द सेकेंड थिंग इज यू आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू स्टेट।
The new state is Telangana. Then what next you will do? You will add a new name in the state list in schedule 1 and that state would be Telangana. तो आपने दो चीजें करी, जैसे नया स्टेट क्रिएट किया आपने आंध्रा की जो बाउंड्री डिस्क्रिप्शन है उसको आप चेंज करोगे, और दूसरा इन शेड्यूल 1 यू आर गोइंग टू ऐड द नेम ऑफ अ न्यू स्टेट, आपने वहां पे तेलंगाना ऐड किया. नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट वुड हैपन, जैसे मैंने तुम लोग को बताया था कि आंध्रा क्यों विरोध कर रहा था कि तेलंगाना हटने से पहले आंध्रा वाज वेरी पावरफुल बिकॉज द बार्गेनिंग पावर of Andhra Pradesh was very strong in the central government if there is no political party who has absolute majority to form the government. तो सेंटर में कोalition गवर्नमेंट बनेगी, मेरे पास 40 सांसद है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. और आपने देखा था कि एक समय ऐसा था कि जिसके 150-200 सांसद होते थे वो कुछ नहीं कर पाता था, जिसके पास 7 सांसद है उसके 2 मिनिस्टर पक्का बनेंगे. तो ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है इसने दो बड़ा नुकसान किया था. एक तो सेंटर की डिसीजन मेकिंग पावर दी है, कैन नॉट टेक एनी स्ट्रॉन्ग डिसीजन इफ देयर इज अ कोलिशन गवर्नमेंट इन द सेंटर. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होती है, इसने जो है जुडिशियल एक्टिविज्म को पीक पे पहुंचाया. इसीलिए जब आप जुडिशियल एक्टिविज्म को देखोगे ना तो ये आपका तब से सबसे ज्यादा बड़ा जब से आपकी कोलिशन गवर्नमेंट सेंटर में आना शुरू हुई. और उसका रीजन ये था कि उसके बाद जब से कोलिशन गवर्नमेंट का एरा स्टार्ट हुआ गवर्नमेंट में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ा. और क्यों बढ़ा, क्योंकि सरकार को बचाने में इस समय प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट लगी हुई है कि हमारी सरकार बची रहे. तो बची रहने के लिए आप क्या करते हो, आप प्लीज करते हो. तो प्लीज करने के लिए आप अलग अलग लोगों को मिनिस्ट्री दे रहे हो एंड मेनी टाइम्स दे मिसयूज देयर पावर एंड देयर आर मेनी केसेस ऑफ करप्शन. तो आप सबसे ज्यादा जो जुडिशियल एक्टिविज्म आप देखोगे आप तब देखोगे व्हेन देयर इज अ कोalition गवर्नमेंट इन द सेंटर. तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मान लो तेलंगाना बना, तो तेलंगाना बनने के बाद व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम आंध्रा इज गोइंग टू फेस. Now the total representative of Andhra in Rajya Sabha, total number of representative of Andhra in the Rajya Sabha is going to be decreased. तो अब आप चेंज कहाँ करोगे, यू विल गो टू शेड्यूल 4 एंड यू विल रिड्यूस द टोटल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आंध्र प्रदेश एंड राज्यसभा, उसके नंबर को कम करोगे. फिर आप क्या करोगे, आप नया स्टेट ऐड करोगे तेलंगाना और उसके रिप्रेजेंटेटिव को वहां पे ऐड करोगे. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने किसी टेरिटरी को एक्वायर किया इन दैट सर्कमस्टेंसेस, and the second possibility is you are not acquiring any territory but you are changing some internal adjustment by using article 3, you are bound to change schedule 1 and schedule 4. ये चेंज होंगे ही होंगे. लेकिन आर्टिकल 4 आपका क्या कहता है कि 1 और 4 अपने आप डीम्ड चेंज माने जाएंगे, इसके लिए 368 के प्रोसीजर को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और क्यों नहीं पड़ेगी, बिकॉज रिमेंबर इन द केस ऑफ आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 टू पास अ law by parliament only simple majority is required. They are not talking about special majority. किसी भी बिल को पास करने के लिए आपको सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है. एंड द मीनिंग ऑफ सिंपल मेजोरिटी मींस 50% plus 1. To amend the constitution, special majority is required. So remember, under Article 2 and under Article 3, when they are saying parliament by law, it means it is very much clear they are talking about simple majority. तो simple majority से सरकार अगर बिल पास करा ले गई है तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि सिंपल मेजोरिटी तो सरकार के पास हमेशा रहती है, तभी तो सरकार में है. जैसे उसकी मेजोरिटी सिंपल से नीचे चली जाएगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, सरकार गिर जाएगी. इसीलिए ये क्या कह रहे हैं कि सिंपल मेजोरिटी से जैसे बिल पास होगा और नया स्टेट क्रिएट होगा वैसे ही, क्योंकि सिंपल मेजोरिटी जिन जिन जगहों पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए चाहिए होती है वो डीम्ड अमेंडेड माने जाएंगे एंड देयर इज नो नीड टू यूज स्पेशल प्रोसीजर व्हिच इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 368. सो एज सून एज the parliament is going to make any law under article 2 or under article 3, schedule 1 and schedule 4 will be automatically amended and there is no need to use the procedure of article 368, that is article 4. तो एक चीज आप याद रखना, स्पेशल मेजोरिटी से क्या क्या चीजें चेंज होंगी एंड स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से क्या क्या चीजें चेंज होंगी, दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 368. बट रिमेंबर सिंपल मेजोरिटी से कहाँ पे क्या चीज चेंज होगी, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है जगह जगह पे. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया आर्टिकल 4. आर्टिकल 4 itself expresses itself that
To amend Schedule 1 and Schedule 4, you need not to use the procedure of Article 368 once a bill has been passed by Parliament under Article 3 or under Article 2. Schedule 1 and Schedule 4 would be deemed amended. मेरी बात तुम लोगों को समझ में आ गई? ये आपका आर्टिकल 4 है, यहाँ पे ये अपने आप डीम्ड अमेंडेड माना जाएगा। बात समझ में आई तुम लोग को? देखो इसका जैसे तुम लोग Yes, ma'am. 4.2 पढ़ते हो ना, इसमें क्या लिखा है? नो सच लॉ एज अफोरसेड शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368, ऑटोमेटिकली अमेंड हो जाएगा। और अभी जब हम तुम लोग को बताएंगे सेशन ऑफ टेरिटरी, तो सेशन ऑफ टेरिटरी में एक बहुत बड़ा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने कई लोगों से पूछा, कई लोगों को समझ में भी नहीं आता कि सेशन ऑफ टेरिटरी में आप बेसिकली अमेंडमेंट करते कहाँ पे हो। इस पे खैर हम अभी नहीं आएंगे, हम बेरोबारी यूनियन पे आएंगे। द फर्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज कंप्लीटेड। तो अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछो, और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक आकाश का क्वेश्चन है, मैम मे बी एक्वायर्ड ईस्ट बंगाल। Ma'am, it is clear, ma'am. It is clear, ma'am. You explained it. अच्छा Thank you, ma'am. तुम्हारा कर दिया। फिर दीक्षा का Thank you, ma'am. एडमिशन, ओके ओके। चुनाव न्यू स्टेट पार्लियामेंट में लॉ एडमिटेड एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट पार्लियामेंट में लॉ एडमिटेड टू द यूनियन और एस्टैब्लिशमेंट थिंक इट। हाँ ठीक है, इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये तुम लोग को क्लियर हो गया, राइट? अब इसमें जो नेक्स्ट हम लोग आएंगे, हालांकि अब तो टाइम खत्म हो गया है, मैं थोड़ा सा ही बोल के इसको खत्म कर रही हूँ। एक चीज तुम लोग समझ लेना, नेक्स्ट हम लोग आएंगे कि नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज देयर आर सो मेनी डिस्कशंस एंड डेलिबरेशंस ओवर दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तो मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो एक चीज जैसे आप लोग याद रखना कि हम, मैंने आपको बताया ना कि धर्म का कॉरेस्पॉन्डिंग अंग्रेजी वर्ड नहीं है, रिलीजन इज नॉट द ट्रांसलेशन ऑफ धर्म। तो हमारे यहाँ जिसको धर्मराज कहते थे, मॉडर्न लैंग्वेज में उसी को संविधान कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को धर्मराज शब्द मैंने आपको क्यों यूज किया, इसको भी ध्यान रखना। और ये मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि आज भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए आप नेचुरल लॉ की थ्योरीज को यूज करते हैं, और जो नेचर का लॉ होता है वही आपका धर्म होता है। उस दिन मैंने आपको बताया था कि कैसे आप इसको फील करते हो, ये फील करने की चीज होती है। और मैं कभी फेस टू फेस आऊंगी तो मैं आपको फील करवाऊंगी कि कैसे आप इसको सेल्फ इवॉल्व करते हो। यू नीड नॉट टू रीड एनी बुक टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेचुरल लॉ। तो जो नेचुरल लॉ है वही धर्म है और वही संविधान है। इसलिए संविधान में हमने क्या किया, वी हैव, संविधान इज बेसिकली कंपाइलेशन ऑफ सर्टेन टर्म्स, बट हाउ यू आर गोइंग टू इंटरप्रेट इट, it depends upon the philosophy of that particular terminology, and that philosophy should always be in consonance with the natural law of justice. इसीलिए एक चीज तुम लोग को जो हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, you should always remember there are basically two terms. The first one is the constitution and the second term is constitutionalism. So always remember, if there is a constitution, it doesn't mean there is constitutionalism also. The meaning of constitutionalism means the spirit of the Constitution of India, or the spirit of any constitution. So when you will try to read the constitution of the different countries, तुम लोग तो कह रहे हैं एलएलबी में बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, बट बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे हम लोग कहते हैं फेडरल को जब आप देखते हो तो यूएस आपका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, कनाडा फेडरल है, ऑस्ट्रेलिया फेडरल है, साउथ अफ्रीका फेडरल है। व्हेन यू टॉक अबाउट द यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन आपका यूके का है। तो जो छोटी छोटी कंट्रीज होती हैं उनके लिए यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन सुटेबल होता है, बड़ी कंट्रीज के लिए सॉरी हाँ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन सुटेबल होता है। बट जो बड़ी कंट्रीज होती हैं, टू मैनेज देम प्रॉपर्ली, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। इसीलिए अब आप लोग देखोगे कि यूके में अब डिमांड हो रही है कि देयर शुड बी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन यूके। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, इफ यू आर गोइंग टू क्लेम सर्टेन राइट्स दैट दिस इज माय राइट, देन द इशू इज वेयर इट इज रिटन, यू नो, कहाँ लिखा है। अभी आप कहो कि जीने का अधिकार मेरा अधिकार है, तो हम यहाँ पे कैसे क्लेम कर सकते हैं? इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पे उन लोग को दिक्कत क्या आती है? वहां पे द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिटन, so whatever parliament is going to make, that is the constitution. So there is a parliamentary constitution. पर एक चीज आप याद रखना, if there is not a constitution in the written form, it doesn't mean there is no constitutionalism.
There are many countries which have constitution, but there is no constitutionalism. There are many countries which the constitution is unwritten, but constitutionalism is there. और ये आपको कैसे समझ में आता है? जो मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो धर्म राज है उसी का ट्रांसलेशन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। तो जहां पे भी आप धर्म के हिसाब से यानी नेचुरल लॉ के हिसाब से, मॉरलिटी के हिसाब से, कॉन्शियसनेस के हिसाब से चीजों को अप्लाई करोगे, वहां पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो या ना हो, आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा। लेकिन जहां पे आप इन चीजों को अप्लाई नहीं करोगे, वहां पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा पर आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होगा। तो इसको याद रखना। जो नेक्स्ट क्लास हम लोग कल लेंगे उसमें, कल फ्राइडे है ना, कल तुम लोग की क्लास में 8:30 पे ही लूंगी। तुम लोग की जो सैटरडे की क्लास है ना उसको हम कल शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि सैटरडे को मेरी एलएलएम की क्लास है, फिर मेरा बहुत लेंदी हो जाता है, इतना बोलना मेरे लिए संभव नहीं है। तो कल ना, टुमारो आई विल टेक योर क्लास एट 8:30. So basically I am going to shift your Saturday class on Friday. Clear to all of you? Yes, ma'am. जो भी है 9, मतलब कल ही होगी। हम 9:30 8:30 जब भी हो कल ही लेंगे तुम लोग की, ठीक है? तो अच्छा, दूसरा काम तुम लोग ये करते जाना कि एक तो थोड़ा पॉइंट्स लिखते जाना जो मैं बोलती हूँ, तुम लोगों को काफी आराम हो जाएगा। और दूसरा, इसको पढ़ते जाना थोड़ा थोड़ा, नहीं तो ये इतना लेंदी सब्जेक्ट है, बाद में परेशान हो जाओगे। और दूसरा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। पूरी लाइफ आपको अगर इस प्रोफेशन में रहना है तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको चलना है। सो यू शुड अंडरस्टैंड इट। दिस इज वेरी रेलेवेंट सब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और कोशिश करेंगे पूरी कि हम लोग इसको ढंग से पढ़ें, जितना भी अच्छे से इस ऑनलाइन मोड से पढ़ सकते हैं। तो चलो, मेरी नेक्स्ट क्लास है, अब तुम लोगों से कल मिलते हैं सुबह, ठीक है? Thank you, ma'am. ओके, बाय 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 बाय। Thank you, ma'am.